Assalamu alaikum. It's me Rubab Bano. I'm from Education Department. My course is Educational Psychology. And today my topic is Thinking and इस टाइप. सबसे पहले हम थिंकिंग और इस टाइप के ऑब्जेक्टिव देखते हैं. बेसिकली थिंकिंग और इस टाइप को पढ़ाने का आप लोग को बेसिक मकसद ये है कि आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाना और ये बताना कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और थिंकिंग कितनी तरह की जा सकती है और इसके बाद थिंकिंग को डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है. इस टॉपिक के बाद हम इन सब चीज़ों के बारे में जान सकेंगे. आफ्टर दैट हम देखते हैं थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. बेसिकली हम थिंकिंग के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. आप लोगों ने सुना होगा थिंकिंग सब आपने सुना होगा सोचना, किसी चीज़ को करना. लेकिन क्या आप लोग को पता है कि थिंकिंग होती क्या है? थिंकिंग का बेसिक मकसद ये होता है किसी भी चीज़ के वाई, हाउ और व्हाट के आंसर्स मालूम करना. यानी कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है, उसका बेसिक मकसद क्या है, उसके बारे में डीपली जानना. उसके बाद हम देखते हैं कि थिंकिंग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है. ऑब्वियसली थिंकिंग हमें किसी भी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने में मदद करती है. जब तक हम सोचते नहीं, हम मुसीबतों में और प्रॉब्लम्स में घिरते चले जाते हैं. जब हम सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास खुद ब खुद उसके हल निकल आते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि थिंकिंग जो है वो एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है एक्सटर्नल इवेंट्स का. इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर हमारी फिज़िकल एक्टिविटी करने का पहले से एक इमेजिनेशन होना, यानी उसका पहले से एक क्रिएशन होना. और वो क्रिएशन कैसे होती है? वो क्रिएशन इस तरह होती है कि जो हमारी नेक में सेरिब्रम होता है वो हमारे न्यूरॉन सेल से स्पाइनल कॉर्ड के वाया जुड़ा हुआ होता है. और सेरिब्रम आपको पता है क्या होता है? सेरिब्रम के अंदर हमारे मसल एक्टिविटी, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी मेमोरीज़, हमारी रीडिंग, हमारी सैडनेस और हमारी हर चीज़ मसल एक्टिविटी की जुड़ी हुई होती है सेरिब्रम में. और न्यूरॉन सेल्स हमें पता है हमारी बॉडी के रिसेप्टर और ट्रांसमीटर होते हैं. जब सेरिब्रम हमारे न्यूरॉन सेल को मसल एक्टिविटी या किसी भी चीज़ को करने में हेल्प करता है, करने का एक्शन देता है, तो न्यूरॉन सेल वो सिग्नल्स उससे रिसीव करते हैं और हमारे बॉडी के डिफरेंट सिग्नल सेल्स को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के वाया सिग्नल देते हैं कि अब हमें ये फंक्शन करना है. तो इस तरह हमारे ब्रेन में पहले किसी भी चीज़ का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और फिर हम उसकी एक्सटर्नल इवेंट करते हैं. यानी अगर मैंने सोचा कि मुझे एक असाइनमेंट करना है तो पहले मैंने उसके बारे में सोचा, उसके बारे में जाना क्या है क्या नहीं, तो फिर मैंने उसके बारे में सर्चेस करना शुरू की. तो पहले मैंने उसके बारे में सोचा, फिर उसके बारे में मैंने उसके कॉन्सेप्ट बनाए, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, तो उसके बाद मैंने उसके सर्चेस किए और उसके ऊपर काम करना शुरू किया. तो मेरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हो गई मेरे एक्सटर्नल इवेंट्स की. तो इस तरह थिंकिंग हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को करने में, एक फिज़िकली करने में. आफ्टर दैट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ थॉट. एलिमेंट ऑफ थॉट क्या होते हैं कि वो एलिमेंट जो हमें थिंकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारी थिंकिंग हो रही होती है. ठीक है, इनमें हमारे पास सबसे पहले आती हैं इमेजेस और प्रोटोटाइप. आपने सुना होगा कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक स्कीमा बनता है. स्कीमा क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जब ऐसी थॉरली किसी चीज़ के बारे में सुन लेते हैं इनडायरेक्टली या किसी चीज़ के बारे में देख लेते हैं तो वो हमारे जहन में उसकी इमेज सेट हो जाती है. और जब हम उस चीज़ को रियली में कहीं देख लेते हैं या उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें लर्निंग में आसानी होती है और हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमने ये चीज़ कहाँ देखी थी और कहाँ नहीं. और इस तरह हम सोचते हैं और हमारी थिंकिंग प्रोसेस मज़ीद डेवलप होता चला जाता है और हमें नई चीज़ें भी सीखने को मिल जाती हैं. इसके बाद हमारे पास है सिंबल्स एंड साइन. सिंबल एंड साइन क्या होते हैं? सिंबल एंड साइंस वो होते हैं जो हमें ऑब्वियसली प्रोवोक कर देते हैं कि अब हमें क्या करना है, जो कि बहुत इनडायरेक्ट और बहुत फॉर्मल वेज में होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे हमारे पास 3 तरह की लाइट्स होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन. रेड लाइट हमें क्या कहती है कि हमें अब रुकना है. येलो लाइट हमें कहती है हमें प्रिपेयर कर रही होती है कि अब हमें आगे जाना है. और ग्रीन लाइट हमें जाने के लिए फंक्शन करती है. तो ये क्या हो गया? ये सिग्नल हो गया जो कि बहुत फॉर्मल तरीके से और इनडायरेक्ट वे में हमें बताया था, लेकिन हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि हमें अब करना क्या है. अब जैसे कि एक बंदा है, अब उसको पता ही नहीं कि रेड लाइट का मतलब क्या है और वो रुका और वो चले चला जा रहा है. ठीक है, तो क्या हुआ? क्योंकि उसको पता ही नहीं था इसीलिए तो वो चले जा रहा है. तो ये वो प्रोसेस है कि जब तक आपको सिंबल और साइंस की लैंग्वेजेस पता नहीं होंगी तब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते. इसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट बेसिकली वो होता है जो किसी भी चीज़ की एक जनरल क्लास होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे मैंने सुना अ मैंगो, अ बॉय, अ गर्ल,
एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि उनकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैंगो आपको पता है कि हमारा एक फ्रूट है, ये गर्मियों में बहुत खाया जाता है, ये जो है वो फलों का बादशाह है, ठीक है। हमें पता है गर्ल्स की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बॉयज़ की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका टेम्परामेंट, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये क्या है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी चीज़ की, यानी यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी चीज़ का एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में दे रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें ये सोचने में मजबूर करते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैंने आपको उर्दू में कुछ बताया तो आपका वर्ड्स के साथ इतना कोऑर्डिनेशन होगा कि आप उसको सोचेंगे कि उसमें बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ और मेरे कहने का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ आपको इंग्लिश में, कोई चीज़ आपको टर्किश लैंग्वेज में, कोई स्पेनिश लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में बताऊँ तो आप कहेंगे पता नहीं क्या कह रही है, और आप मेरी बात को सुनेंगे भी नहीं और अवॉइड कर देंगे मुझे। क्यों होगा ये? क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है वर्ड्स के साथ, आपको पंक्चुएशन नहीं पता, आपको उसकी प्रोनाउंसिएशंस नहीं पता, इस वजह से आपका थिंकिंग ही जनरेट नहीं होगा, आप सोचेंगे ही नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस तरह लैंग्वेज एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे हम थिंकिंग कर सकते हैं, नेटिव स्पीकर्स उसके बारे थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी वो होती है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे सेरिब्रम न्यूरॉन सेल्स को हमारे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, और न्यूरॉन सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के वाया हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कोई भी फंक्शन करते हैं, क्या चाहे हमें खाना हो, चाहे हमें सोना हो, चाहे हमें बैठना हो, तो ये क्या हो रहा होता है, ये एक मसल एक्टिविटी हो रही है, यानी हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं फिजिकली। ब्रेन फंक्शंस के अंदर हम वही बात करेंगे कि हमारे ब्रेन का फंक्शन करना, यानी उसका सोचना, उसका डीप वेज में जाना और न्यूरॉन और उसकी पॉजिटिव वे में सोचना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग कैसे होती है? डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग से मुराद कि वो चीज़ें जो डेवलपमेंट करती हैं थिंकिंग की। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडुकेंसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। एडुकेंसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस से मुराद ये कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करते हैं या डिफरेंट जगहों पे जाके उनका एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो आप सोचने में मजबूर होते हैं कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ क्यों है, और दूसरी चीज़ों को एसिमुलेट भी करते हैं और डिफरेंट न्यू स्कीमास भी बनाते हैं, प्रोटोटाइप भी आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होता है। तो ये क्या है? एडुकेंसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस है, जिसके बारे आपकी थिंकिंग मज़ीद ब्रॉडर हो जाती है और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है एडुकेट मोटिवेशन एंड डेफिनेटनेस ऑफ एम। बेसिकली अगर हम बच्चे को ये कहेंगे कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम उसका बेसिकली मकसद बताएंगे, उसके लिए कोई रेडीनेस प्रोवाइड करेंगे और उसको कोई एम बताएंगे किसी चीज़ का, तो उसको करने का उसको ज़्यादा मज़ा आएगा और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जैसे कि अब मुझे पता है कि मैं ये एजुकेशन डिग्री बीएड डिग्री हासिल करने वाली हूँ, तो मुझे पता है मैं इसके लिए बहुत मोटिवेटेड हूँ और मुझे इसका मकसद भी पता है, इसलिए मैं इसमें सोच रही हूँ कि अब मुझे इसमें और क्या क्या कर सकती हूँ, मैं इसको किस तरीके से अच्छा कर सकती हूँ, मैं अपना लर्निंग प्रोसेस कैसे इन्हेंस कर सकती हूँ। तो ये मेरी थिंकिंग हो रही है, मैं इसमें आप ब्रॉडर सोच रही हूँ कि मेरा ये फील्ड मुझे कितने स्कोप्स में हेल्पफुल हो सकती है। तो इसी तरह ये प्रोसेस हमें, ये एलिमेंट हमें हेल्पफुल करता है थिंकिंग के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडुकेंसी ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली आप जितना फ्रीली सोचेंगे, जितना फ्री करेंगे अपने आप को, आपका थिंकिंग उतना अच्छा होगा। यानी आप लर्निंग का प्रोसेस अपना फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल वेज में कर दें। फॉर्मल वेज में तो आप एकेडमिक में सीखते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को बहुत फ्री कर देते हैं, यानी इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल वेज में अपने आप को सीखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कोई नई चीज़ देखी, कोई नया केस आ गया, तो आप सोचने में मजबूर हुए कि भाई ये क्यों है, इसका बेसिक वजह क्या है, और कोई नए नए केसेस आते हैं, कोई नई नई चीज़ें हम देखते हैं, तो हम उसके सर्चेस करते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है और हम थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये भी होता है, ये इस तरह होता है, ये उस तरह होता है, ठीक है। तो जितना हम अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, जितना हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे और जितना अपने आप को इनफॉर्मल वेज में लर्निंग कराएंगे, उतनी हमारी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसके बाद हमारे पास है इंक्यूबेशन। आपने देखा कि जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो थक जाता है, और आपको पता है साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा माइंड 45 मिनट्स के बाद अपना वर्क करना कम कर देता है, यानी बंद तो नहीं करता लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसी वजह से हमारे स्कूलों में जो बच्चों के एजुकेशनल स्लॉट्स होते हैं वो 45 मिनट्स तक होते हैं या 1 आवर तक होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बच्चे का ब्रेन जो है वो वर्क करना थोड़ा सा स्लो कर देता है, और ऑब्वियसली टीचर भी पढ़ा के थोड़ा सा थक जाता है, तो इस वजह से उनका जो थोड़ा सा ब्रेक भी दिया जाता है ताकि उनका ब्रेन वापस से वर्क करना शुरू हो और लर्निंग अच्छी होती चली जाए।
ठीक है। तो इस वजह से इंक्यूबेशन वही प्रोसेस है कि आप जब कोई चीज़ आपको थका दे तो आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी करें ताकि आपकी थिंकिंग मज़ीद ब्रॉडर हो और आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को और मज़ीद समझें और अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि आपकी जितनी मेंटल हेल्थ आपकी सही होगी उतना ही आपका थिंकिंग का प्रोसेस अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपकी थिंकिंग इस तरह से अच्छी नहीं हो सकती और आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे और आप एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। यानी अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, यानी वही वाली बात, आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, तो आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को भी जानते होंगे और ऑब्वियसली आप उसकी लैंग्वेज से भी वाकिफ़ होंगे। यानी अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको उसकी अलग लैंग्वेज होती है, उसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस्लामिक नॉलेज की थोड़ी इंग्लिश अलग होती है, डेंटिस्ट स्टूडेंट्स की अलग होती है। तो आप उस चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा अपनी जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो, या आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीख लेते हैं तो उसके बाद तो वो आपको हेल्प करती हैं चीज़ों को थिंक करने में। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप थिंकिंग करते हैं और आप उसकी वजह जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स। हम देखते हैं कि हमारी थिंकिंग कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारे पास थिंकिंग होती है परसेप्शनल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्शनल से मुराद क्या है? अभी आपने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये भी बात आती है कि मेरा सोचने का तरीका अलग है और आपका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। यानी आप किसी चीज़ को सुनते हैं, मैं और आप एक चीज़ को सुन रहे हैं, लेकिन आपने उससे अलग कंक्लूड किया, आपने उससे अलग चीज़ सीखी और आपने उसको अपने माइंड में अलग तरीके से सेट किया और मैंने उसके लिए अपने ध्यान में अलग चीज़ें सेट की, ठीक है। तो ये मेरा परसेप्शन हो गया। आपने सुना होगा कि उसका परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है। तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हमारी थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है, यानी हर बंदे का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। इसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि मैंने आपको एक पूरी बात बताई, लेकिन आपने ये सीखा कि थिंकिंग जो होता है वो एक मेंटल एक्टिविटी होती है और एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। तो ये क्या आ गया? कॉन्सेप्ट आ गया और आपने चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सीख लिया। इसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? जो हमें डिफ़िकल्टीज़ को हेल्प करता है ख़त्म करने में। यानी मैंने डिफरेंट फैक्टर्स को ऐड किया, डिफरेंट फैक्ट्स को जाना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या नहीं, उन सबको देखा और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट किया। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गई। यानी मैंने क्रॉस सेक्शनल थिंकिंग की और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग आती है। ऑब्वियसली क्रिएटिव थिंकिंग तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली होती क्या है। यानी किसी चीज़ को इन्वेंट करना, किसी चीज़ का बहुत आगे से जाके सोचना। जैसे आपको पता है साइंटिस्ट होते हैं, हमारे साइंटिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, डिफरेंट फिलोसफर्स हो गए, वो सब क्या थे? वो सब क्रिएटिव थिंकर थे, क्योंकि वो सब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे। उनकी थिंकिंग जो थी वो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट होती थी, जिसकी वजह से वो क्रिएटिव थिंकर कहलाए। इसके बाद हमारे पास आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? ये भी आपको नाम से समझ आ रहा होगा। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद किसी भी चीज़ की लॉजिक, उसके रीज़न और उसको क्रिटिक करना, उसकी बेसिक वजह जानना और उसकी वजह जान के उसके ऊपर मज़ीद बात करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन डायरेक्टिव और एसोसिएटिव थिंकिंग, जो कि आजकल हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा करने लगी है। यानी नॉन डायरेक्टिव और एसोसिएटिव थिंकिंग वो होती है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना ही कोई मकसद होता है उसका। बस हम लोग डे ड्रीमिंग करते हैं और जैसे कोई सोच ले कि वो किसी कंट्री का रूलर बन गया है, लड़कियां अपने आप को प्रिंसेस समझने लग जाती हैं। तो ये हमारी नॉन डायरेक्टिव और एसोसिएटिव थिंकिंग है, जिसका बेसिकली कोई मकसद नहीं है, जो बस ऐसे हम अपनी प्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत कभी कर लेते हैं, जो कि कोई मकसद के लिए नहीं होती। इसके बाद नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई टॉपिक बाय सेइंग दिस दैट अ पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट दैन नेगेटिव थिंकिंग। ऑब्वियसली अगर आपको थिंकिंग अच्छी होगी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होगा, तो आप किसी भी सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। सोसाइटी में सर्वाइव क्यों? क्योंकि आपको पता है एक बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो वो सोसाइटी के लिए रेडी हो रहा होता है और वो एक सोशो इकोनॉमिक मेंबर होता है सोसाइटी का। इसके लिए उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्लिक्ट करती हैं और हमें परेशान करती हैं। लेकिन अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होगा तो हम उन प्रॉब्लम्स को मिल के बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम आवर माई साइड। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट।